नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल 1 2 3 स्टार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 है हिस्ट्री का दूसरा यूनिट जो है, इस यूनिट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में संग्रहित करके लाए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीनन आपको इस यूनिट के लिए कोई और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने 1 2 3 स्टार्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। कह रहा है क्वेश्चन की क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। तो यहाँ पे क्षेमेंद्र की रचना बृहत तथा मंजरी है, बृहत कथा मंजरी है, यानी कि एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहत कथा मंजरी। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी रचना है। तो यहाँ पे इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, यानी कि 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गुप्त शासन को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो यहाँ पे किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, यानी कि 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल से हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। तो यहाँ पे गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को महापीलुपति कहते थे। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से महिला संत थी। तो यानी कि इनमें से कौन सी जो महिला संत हैं उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे महिला संत कौन थी, तो हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी, यानी कि मीरा भी एक प्रकार की संत महिला थी, अंडाल भी थी, इसके बाद कराईकल भी थी। तो यानी कि यहाँ पे 5 का ऑप्शन डी होगा जो सही आंसर होगा, यानी कि महिला संत में या तीनों थे। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी। यानी कि यहाँ पे धर्म हो सकता है, धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पे धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन जो यूरोपीय शासक था उनसे किया जाता है, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपोलियन होगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुआ था, यानी कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो श्रवणबेलगोला में हुआ था, यानी कि 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था, यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो यहाँ पे मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान पंड्याध्यक्ष था, यानी कि 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यानी कि 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। ठीक, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। तो यहाँ पे मौर्यकालीन कलिंग राज्य उड़ीसा में स्थित था, यानी कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजकीय कर संग्रह अधिकारी था, यानी कि 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता राजकीय कर संग्रह अधिकारी होता था। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है
कि मौर्य काल में ब्रहदेय क्या था? तो मौर्य काल में ब्रहदेय भूमिदान था, यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो यहाँ पे अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ पे भेजा था? तो यहाँ पे सिहल द्वीप में भेजा था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पे अशोक मौर्य वंश का शासक था, यानी कि 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। कौन? तो अशोक। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि राजगृह की नगर वधु का नाम था, यानी कि राजगृह की नगर वधु का क्या नाम था? तो राजगृह की नगर वधु का नाम शलावती था, यानी कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो यहाँ पे किसने लिखा है कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है? तो यहाँ पे हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर, यानी कि डी, यानी कि कौटिल्य ने लिखा है कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न होती है, यानी कि 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य होगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी तोसाली थी, यानी कि यहाँ पे 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तोसाली। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट ये कहाँ का वासी था? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, यानी कि आर्यभट्ट पटना का था। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा लौह युगीन नगर, यानी कि द्वितीय नगरीकरण के नगरों को लौह युगीन नगर कहते हैं, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लौह युगीन नगर कहा गया। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख, भारत का क्या प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख वोगजाइकोई का अभिलेख है, यानी कि 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वोगजाइकोई का अभिलेख। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो यहाँ पे मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्यूकस के राजदूत बनकर मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था, यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल्यूकस हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में किया गया है, यानी कि 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13वें शिलालेख होगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो यहाँ पे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या दरबार में भारत में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसके बाद यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरण अभिलेख जो है उसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, यानी कि 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी
में विश्व शासन काल का वर्णन है, यानी कि किसके शासन काल का वर्णन है बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में। तो यहाँ पे हो जाएगा हर्षवर्धन की शासनकाल का वर्णन, हर्षवर्धन के शासन काल का वर्णन बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किया गया है, यानी कि 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन होगा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 1900 यानी कि 319 से 320 ईसा पूर्व में किया गया था क्या, तो गुप्त संवत। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की रचना किसने की। तो पंचतंत्र की रचना किसने किया था, तो हो जाएगा यहाँ पे विष्णु शर्मा जो थे पंचतंत्र की रचना किए थे, यानी कि 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा होंगे। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे, यानी कि 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कुमारगुप्त। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। तो यहाँ पे गुप्त काल जो है वह भारतीय इतिहास का गुप्त काल जो है वह स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, यानी कि 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुप्त काल होगा। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, यानी कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 होगा। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो यानी कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुआ था, तो हो जाएगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुआ था। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, यानी कि इनमें कौन नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो ह्वेनसांग जो थे वह नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो यहाँ पे कौन से ऐसे गुप्त शासक थे जो जिनको सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, तो वह हैं समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त वैसे शासक हुए जो उनके समय में चलाए गए सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उनका चित्र दिखाया गया। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्रातः अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है, यह कौन सी लिपि है। तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा खरोष्ठी लिपि, यानी कि खरोष्ठी लिपि जो उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया वह था खरोष्ठी लिपि, यानी कि 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि खरोष्ठी लिपि है। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के कुल 44 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, यानी कि 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है अशोक द्वारा प्राचीन बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ। अशोक के द्वारा यानी कि प्राचीन बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ। तो अशोक के द्वारा श्रीलंका में प्राचीन बौद्ध धर्म प्रचलित किया गया। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ पाई। तो यहाँ पे जीवक ने वैद्य की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से पाया। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि जीवक कहाँ का रहने वाला था। तो जीवक कहाँ का रहने वाला था, तो जीवक हम आपको बता दें कि राजगृह का रहने वाला था, जो वैद्य की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से लिया। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है जीवक की ख्याति किस रूप में थी। यहाँ पे जीवक की ख्याति वैद्य के रूप में थी, यानी कि जीवक वैद्य की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से लिया था, जो कहाँ का था, तो राजगीर के रहने वाला था। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पे अंगराज राज्य आधुनिक बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि बिम्बासार का संबंध किस वंश से था। तो बिम्बासार का संबंध
हर्यक वंश से था, यानी कि 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न है कि जरासंघ का संबंध किस वंश से था। तो यहाँ पे जरासंघ का संबंध बृहद्रथ वंश से था, यानी कि 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहद्रथ वंश था। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित था। तो यहाँ पे तक्षशिला गांधार राज्य में स्थित था, यानी कि 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधार राज्य होगा। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में किया गया है। तो धर्म विजय का उल्लेख अशोक के धर्म विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है, यानी कि 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास किसके समकालीन थे। तो कालिदास यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, यानी कि 53 का राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह में था, यानी कि 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगृह है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। तो मगध का प्राचीनतम राजवंश हर्यक वंश था। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को उदयन जो था वह सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, यानी कि 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उदयन होगा। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की संस्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने यहाँ पे किस नदी के संगम पे किया था। तो यहाँ पे गंगा, सोन, पुनपुन तीनों नदियों के संगम पे किया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी के संगम पर, यानी कि 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रथ मूसल नामक आक्रमण, यहाँ पे रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया। तो यहाँ पे रथ मूलस नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग यहाँ पे किस जनपद में किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा मगध जो जनपद था वहाँ पे रथ मूलस नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किया गया था, यानी कि 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित था, यानी कि ताम्रलिप्त बंदरगाह कहाँ पे अवस्थित था। तो बंगाल में अवस्थित था ताम्रलिप्त बंदरगाह, यानी कि 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन है, यानी कि 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था। यानी कि चाणक्य जो थे भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किए थे। तो वह था शिक्षण संस्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय, यानी कि 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पे प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मगध में उदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थित था, यानी कि 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मगध। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व से मानी जाती है, यानी कि 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है
कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है लोहा, तांबा, टीन, चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चांदी जो थी वह विश्व में पहली पाई जाने वाली धातु है, यानी कि यहाँ पे चांदी को लोग पहले पाए। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है। तो यहाँ पे भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी, तो ब्राह्मी लिपि जो थी वह भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, यानी कि 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मी लिपि होगा। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो यहाँ पे हो जाएगा समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है, यानी कि 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। यानी कि कौन ऐसे शासक थे जो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थे। तो यह हो जाएगा रुद्रदमन जो थे वह अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराए थे, यानी कि 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन है होगा। इसके बाद 69 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो यहाँ पे इंडिका के लेखक मेगास्थनीज होंगे। इसके बाद यहीं पे पूरा प्रश्न खत्म हुआ, यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का दूसरा यूनिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्न इस वीडियो के द्वारा आप सभी तक पहुंचा दिया गया। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो के सभी प्रश्न को याद कर लें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर सके। तो चलिए धन्यवाद।